लकी ने अपने लिए सबसे महंगा कमरा खुलवाने की बात तो कर दी थी, लेकिन जैसे ही उसने पैसे देने के लिए अपना कार्ड आगे किया तो रिसेप्शन पर खड़े आदमी ने उससे कहा कि उसका कार्ड काम नहीं कर रहा। लकी को पता चला कि राधिका को ढूंढने में हो रहे फिजूल खर्च की वजह से परिवार वालों ने उसका खाता फ्रीज करवा दिया था। साथ ही उससे यह भी कह दिया कि अगर उसे राधिका को ढूंढना था तो ये काम उसे अकेले करना था, और रुस्तम और वसीम भी उसकी कोई मदद नहीं करने वाले थे। श्रेया और शिवांग के बीच में मजाक का पात्र बनकर लकी जब होटल से बाहर आया तो उसे ये चिंता हुई कि उसके पास रहने के लिए कोई कमरा नहीं था। तभी उसे पीछे से किसी की आवाज आई, हे हैंडसम, तेरे को रहने के लिए कमरा चाहिए क्या? जब लकी उस आवाज की दिशा में घूमा तो उसने पाया कि एक आंटी जैसी दिखने वाली औरत अपने हाथ में होटल का बोर्ड लेकर खड़ी थी। लकी को लगा कि अब उसकी जेब में जितने पैसे बाकी रह गए थे उसके हिसाब से तो उसके साथ ही चला जाना बेहतर था। सिर्फ इतने पैसे में वो क्या कर सकता था? हाँ, मुझे कमरा चाहिए, लकी ने कहा। तो चल आ जा मेरे साथ, हाँ, उसने कहा और आगे आगे चलने लगी। लकी उसके पीछे पीछे आ रहा था। तुझे ऐसा देखकर तो नहीं लगता कि तू जयपुर से, कहां से आया रे तू? और यहां क्या लेने आया है? काम के लिए आया या घूमने के लिए? जब वो लकी को अपने साथ लेकर जा रही थी तो उसने बीच रास्ते में उससे पूछा। लकी के पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं था। हर कोई उससे देखकर ऐसा क्यों समझ रहा था कि वो यहां काम मांगने के लिए आया था, लेकिन फिर जब लकी को कुछ समझ नहीं आया तो उसने हाँ कर दिया। तेरा कोई रिश्तेदार है इधर या फिर कोई दोस्त वोस्त? नहीं। गजब है, तू तो बड़ा हिम्मत वाला है रे। ना तो तेरा कोई दोस्त है ना ही तेरा रिश्तेदार, फिर भी तू इधर आ गया। उस औरत ने लकी की तरफ देखा और हंसने लगी। इसके साथ ही वो लकी को लेकर एक छोटी सी गली में आ गई जहां पर बहुत गंदी तरह से लाइट चल रही थी। वहां घुसते ही उसे अजीब सा महसूस होने लगा। आंटी, होटल यहीं पर है क्या? लकी ने पूछा। वहां पर काफी अंधेरा था और बीच बीच में छोटी छोटी लाइट चल रही थी, जिसकी वजह से लकी को वहां रहने में थोड़ा सा तो डर महसूस हो रहा था। हाँ, देख क्या रहा है, यहाँ की हालत ऐसी ही है, लेकिन कमरा काफी सस्ता मिल जाएगा तेरे को। 200 रुपये हर रात में तुझे यहाँ एक कमरा मिल जाएगा। सामने ही रेलवे स्टेशन है, जब लगे कि कुछ नहीं हो रहा है फिर से गाड़ी पकड़ना है और अपने गांव चले जाना है। वैसे ही तेरे पास पैसे नहीं है ना? हाँ, उसने पूछा। जैसे ही उसने लकी की तरफ देखा तो उसके मन में सबसे पहला सवाल यही आया था। हाँ है, लेकिन ज्यादा नहीं है, लकी ने कहा। उसे डर लग रहा था कि कहीं वो औरत उसके पैसे ना चुरा ले। अच्छा, तो तेरे को बताने में डर लग रहा है कि तेरे पास कितना पैसा है? तेरे को ऐसा लग रहा है ना कि मैं तेरा पैसा चुरा लूंगी, हैं? उस औरत ने मुस्कुराते हुए पूछा और वो आगे चलने लगी। थोड़ी ही दूरी पर उसे दो और औरतें एक चौराहे पर बैठी हुई मिली। जैसे ही उन दोनों ने उस औरत के साथ लकी को आते हुए देखा तो बोली, क्या बात है, आखिरकार तेरे को मिल भी गया है? उसने कहा और फिर लकी की तरफ देखकर हंसने लगी। क्या मस्त गबरू है ना? क्या रे, अपनी बहन कैसी लगी रे तेरे को? क्या बात है, इधर धंधा करने के लिए आए क्या? वहां पर बैठे और कुछ लोगों ने लकी को छेड़ते हुए कहा। भले ही लकी को इस चीज का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन फिर भी वो उन्हें देखते ही समझ गया कि वो वही औरतें हैं जो रेड लाइट एरिया में रहती थी। सॉरी आंटी, मैं आपका कमरा नहीं देखना चाहता, मुझे वापस जाना है, थैंक यू, लकी ने कहा। उसे लग रहा था कि यहाँ का हाल ठीक नहीं था और इसलिए वो यहाँ से जल्द निकल जाना चाहता था। अरे तू डर क्यों रहा है? मैं तेरे को इन जैसे लोगों के बीच में नहीं रुकवाने वाली हूँ। मेरी जगह ना काफी साफ सुथरी है, चिंता मत कर तू, उस औरत ने लकी का हाथ पकड़ते हुए कहा। लकी को एक बार के लिए तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर जब उसे लगा कि वो सही कह रही थी तो लकी मान गया। उसने हाँ में सिर हिलाया और वो उसके साथ जाने लगा। वैसे भी वो अपने साथ उसे इतना दूर ले आई थी कि लकी वापस जा भी नहीं सकता था। अगर वो सही कह रही थी और वो जगह सच में रहने लायक थी तो लकी भी वहां रुक सकता था, उसे कोई दिक्कत नहीं थी। वो औरत उसे और थोड़ा दूर तक लेकर आ गई और उसे एक होटल में ले आई। लकी उनके पीछे पीछे चला आ रहा था। उसने देखा कि दरवाजे के पास लगे एक सोफे पर 5 से 6 औरतें बैठी हुई थी। वो सब 20 से 30 साल की नजर आ रही थीं। उन्होंने भी उसी तरह के कपड़े पहने थे जिस तरह के कपड़े उन लड़कियों के थे जिनसे लकी अभी पहले टकरा गया था। लकी समझ गया कि ये रेड लाइट एरिया था। आंटी, आप मुझे कहाँ? लकी ने कहा और फिर उस औरत की शक्ल देखने लगा। अरे तो उसमें क्या है, मैंने कब कहा कि तुम इन सब के साथ वो करेगा जो बाकी मर्द आकर करते हैं? तुम्हें तो सोने के लिए जगह चाहिए थी ना, तो मैं बस तुम्हें सोने के लिए जगह दे रही हूँ। वहां जाकर एक कमरा खाली है, ले लो
अपनी आईडी दे दो, यहाँ जाओ। उस औरत ने लकी से कहा। नहीं, मैं इससे कोई अच्छी जगह ढूंढ लूंगा, मुझे नहीं रुकना यहाँ पर, सॉरी। लकी यहाँ कैसे रह सकता था और वो यहाँ से जाने के लिए तैयार हो गया। अरे मेरे दोस्त, तुम मुझसे परेशान क्यों हो रहे हो? मैं तुम्हें इतनी देर से यहाँ तक लेकर आई हूँ, तुम्हें पता भी है कि स्टेशन से यहाँ कितनी दूर है? अब आए हो तो रुक जाओ। उस औरत ने शैतानी नजरों से कहा और उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो लकी ने स्टेशन पर देखी थी। नहीं, बात ऐसी नहीं कि मैं यहाँ रुक नहीं सकता या रुकना नहीं चाहता। बात सिर्फ इतनी है कि आपने मुझसे झूठ बोला और आप मुझे यहाँ झूठ बोल कर लेकर आई हो। अब मैं इस एहसास के साथ यहाँ पर नहीं रह पाऊंगा, मुझे माफ करना, मैं जा रहा हूँ। लकी ने कहा। वो वहां से निकल जाना चाहता था। इस वक्त उसके लिए पैसे चिंता नहीं रखते थे, लेकिन फिर भी वो औरत थी जो उसे जाने नहीं दे रही थी। अबे चिकने, हाँ नहीं बोला मैंने तेरे से सच, तो उससे क्या हुआ? अब तू मेरे दरवाजे पर आ चुका है तो मैं तुम्हें वापस तो जाने नहीं दूंगी, समझा? अब उस औरत ने लकी को अपना असली चेहरा दिखाते हुए कहा। वो इधर उधर देखने लगी और जोर से चिल्लाई, अरे बाहर आना तो देख, आदमी कितना नाटक कर रहा है, यहां से जाने के लिए कह रहा है। किसकी इतनी हिम्मत जो यहां से बाहर जाकर बात करे? हाँ, एक आदमी जिसकी उम्र 40 साल के आसपास थी वो अपने कमरे से बाहर आया। उसके सिर पर बाल नहीं थे, चेहरे का रंग काला था, उसने ऊपर कुछ नहीं पहना था, उसका पेट मोटा था और बड़ा सा था, और साथ ही उसने अपने पूरे शरीर पर टैटू बनवा रखे थे। लकी ने जैसे ही देखा तो वो घबरा गया। वो समझ गया था कि अब वो चोरों की बस्ती में फंस चुका था। यहां से बाहर निकल पाना उसके लिए मुश्किल था। चल चिकने, मैंने तुझे सच नहीं बताया था, ये बहुत दुख की बात है ना। चल अब मैं तेरे को ना असलियत बताती हूँ, उस औरत ने हंसते हुए कहा। उसके बाद उस आदमी ने लकी को देखा और उसके पास आते हुए कहा, देख जाने, अगर तू यहाँ आया है ना तो तुझे इनमें से अपने लिए एक लड़की चुननी पड़ेगी और उसके साथ ना सोना पड़ेगा तेरे को। देख, पैसा कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, अब मैं जैसा कह रही हूँ ना वैसा कर। आज रात मैं जैसा कह रही हूँ वैसा कर ले, कल सुबह मैं तुझे चुपचाप इज्जत के साथ बरी कर दूंगा। तुम्हें सिर्फ पैसे से मतलब है ना, तो मैं तुम्हें अभी 500 रुपये देता हूँ और फिर मैं चला जाता हूँ। बात सिर्फ पैसों की है तो ले देकर मामला खत्म करो, लकी ने कहा। वो इन लोगों से ना तो बात करना चाहता था, ना ही उनके साथ कुछ रुकना चाहता था। अगर वो 500 रुपये देकर अपनी जान छुड़वा सकता तो उसे छुड़वाने में अपनी भलाई नजर आ रही थी उसे। नहीं रे, बात पैसे की नहीं है चिकने, मैंने कब कहा कि बात पैसे की है? बस अपने लिए एक लड़की पसंद कर, उसके बाद सुबह यहां से निकल जा। वो औरत भी अपनी बातों पर अड़ी थी। अच्छा, अब अगर मैं ना करूं तो? या मान लो कि मैं किसी लड़की को पसंद भी कर लूं और उसके साथ सोऊं ना, और अगले दिन यहाँ से निकलकर पुलिस थाने चला जाऊं और वहां जाकर बोल दूं कि तुम ये सब मामला चला रही हो, तो तुम मेरा क्या कर लोगी? अगर तू ऐसा बोलेगा ना तो सबसे पहले तो पुलिस तुझे ही डरेगी और वो तुझसे पूछेगी कि चल, वो तो चकला चला रही है, लेकिन तू उस चकले पर क्या करने गया था? उस औरत ने कहा। और फिर उसकी बात सुनकर सबको हंसी आ गई। ये सुनते ही लकी भी सुन्न हो गया था। वो समझ चुका था कि अब पैसे देकर भी उसका काम नहीं होने वाला। अरे मेरे छोटे लाल, तू मुझे फोकट के 500 रुपए देने के लिए कह रहा है और मैं तुझसे कह रही हूँ कि 500 में एक लड़की उठा ले, पूरी रात मजा कर जा। इन दोनों में से ज्यादा ठीक क्या है? मैं तुझे बता रही हूँ, यहाँ पर जितनी भी बैठी है ना, सब एक से एक टंच माल है, तुझे सीधा जन्नत के दर्शन करवाएंगी, समझा क्या? उस औरत ने कहा और फिर सोफे पर बैठी उन लड़कियों की तरफ देखकर आंख मारने लगी। हे हैंडसम, चल ना, इतना भी क्या शर्मा रहा है? हम तेरी माँ थोड़ी है ना। हाँ, मुझे मालूम है तू अभी क्या सोच रहा है, लेकिन तू जो भी सोच रहा है ना, गलत सोच रहा है साले। मैं तुझे जुबान देती हूँ कि तू मुझे बस 1 मिनट दे, उसके बाद तो मैं तेरे अंदर के जानवर को ना बाहर निकाल दूंगी। चल एक काम कर, हम 6 के 6 तेरे साथ चलते हैं, तुझे लगेगा तू बादशाह है, बादशाह। अब बोल, क्या बोलेगा? देख नहीं रहा कि सब तेरे पे कितनी मरी जा रही है? अब तू मान जा राजा, जा। उस औरत ने लकी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली। वो उसे रिझाने के लिए पूरा जोर लगा चुकी थी। लकी उन्हें देखकर घबरा रहा था, लेकिन फिर भी वो इन लोगों की हाथ नहीं लगना चाहता था। जी नहीं, मुझे इन सब चीजों का कोई शौक नहीं है, मैं जा रहा हूं यहां से। वो जितनी बार सोफे पर बैठी हुई उन लड़कियों को देखता, उतनी ज्यादा उसे उनसे घिन महसूस होने लगती। उसके अलावा वो जिस तरह से लकी से बात कर रही थी, उसकी वजह से तो लकी का सिर ही दुखने लगा।
वो यहाँ पर एक पल के लिए अब नहीं रुकना चाहता था, इसलिए उसने उस औरत को अपने रास्ते से हटाया और फिर दरवाजे की तरफ जाने लगा। ए, अबे देख क्या रहा है, पकड़ साले को, उस औरत ने चिल्लाते हुए कहा। वैसे तो खुद उसने भी अपने कमर से छुरी निकाल ली थी, लेकिन जल्दबाजी में वो नीचे गिर गई। वो आदमी उस औरत का पति था और उसे उम्मीद नहीं थी कि लकी जैसा नौजवान लड़का इतना जिद्दी हो सकता है। उसने अपना गुटखा थूका और बाहर भागने लगा। थोड़ी ही देर बाद उसने लकी को उसके कपड़े समेत पकड़ लिया। तुझे क्या लगता है तू मेरे इलाके में आकर मुझसे लड़ कर ले चला जाएगा यहाँ से? अब यहाँ रुकेगा या मैं इसको बोलकर तेरा काम तमाम करूं? हाँ नहीं, लकी ने धधकती हुई आंखों से उसे देखते हुए कहा। वैसे भी उसने अपने दम पर दिल्ली की 2 बड़ी गैंग का खात्मा कर दिया था, तो उसके आगे तो ये सब कुछ नहीं थे। उस आदमी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सिर्फ छोटा मोटा गुंडा था। लकी ने सोचा कि इससे पहले कि वो उन लोगों के बीच में कुछ शुरू हो जाए, अपनी तरफ से उन लोगों को आगाह कर देना जरूरी था। देखो, मैं तुम्हें कह रहा हूं कि मुझे जाने दो, वरना क्या कर लेगा रे तू? हाँ बता, उस आदमी ने लकी की आंखों में देखते हुए कहा। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी उन लोगों के चंगुल से निकल पाता या फिर आज उसे किसी लड़की के साथ एक बिस्तर पर सोना पड़ता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी ने अपने लिए सबसे महंगा कमरा खुलवाने की बात तो कर दी थी, लेकिन जैसे ही उसने पैसे देने के लिए अपना कार्ड आगे किया तो रिसेप्शन पर खड़े आदमी ने उससे कहा कि उसका कार्ड काम नहीं कर रहा। लकी को पता चला कि राधिका को ढूंढने में हो रहे फिजूल खर्च की वजह से परिवार वालों ने उसका खाता फ्रीज करवा दिया था। साथ ही उससे यह भी कह दिया कि अगर उसे राधिका को ढूंढना था तो ये काम उसे अकेले करना था और रुस्तम और वसीम भी उसकी कोई मदद नहीं करने वाले थे। श्रेय और शिवांग के बीच में मजाक का पात्र बनकर लकी जब होटल से बाहर आया तो उसे ये चिंता हुई कि उसके पास रहने के लिए कोई कमरा नहीं था। तभी उसे पीछे से किसी की आवाज आई। हे हैंडसम, तेरे को रहने के लिए कमरा चाहिए क्या? जब लकी उस आवाज की दिशा में घूमा तो उसने पाया कि एक आंटी जैसी दिखने वाली औरत अपने हाथ में होटल का बोर्ड लेकर खड़ी थी। लकी को लगा कि अब उसकी जेब में जितने पैसे बाकी रह गए थे उसके हिसाब से तो उसके साथ ही चला जाना बेहतर था। सिर्फ इतने पैसे में वो क्या कर सकता था? हाँ, मुझे कमरा चाहिए, लकी ने कहा। तो चल आ जा मेरे साथ, हाँ, उसने कहा और आगे आगे चलने लगी। लकी उसके पीछे पीछे आ रहा था। तुझे ऐसा देखकर तो नहीं लगता कि तू जयपुर से? कहां से आया रे तू? और यहां क्या लेने आया है? काम के लिए आया या घूमने के लिए? जब वो लकी को अपने साथ लेकर जा रही थी तो उसने बीच रास्ते में उससे पूछा। लकी के पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं था। हर कोई उसे देखकर ऐसा क्यों समझ रहा था कि वो यहां काम मांगने के लिए आया था, लेकिन फिर जब लकी को कुछ समझ नहीं आया तो उसने हाँ कर दिया। तेरा कोई रिश्तेदार है इधर या फिर कोई दोस्त वोस्त? नहीं। गजब है, तू तो बड़ा हिम्मत वाला है रे। ना तो तेरा कोई दोस्त है ना ही तेरा रिश्तेदार, फिर भी तू इधर आ गया। उस औरत ने लकी की तरफ देखा और हंसने लगी। इसके साथ ही वो लकी को लेकर एक छोटी सी गली में आ गई जहां पर बहुत गंदी तरह से लाइट चल रही थी। वहां घुसते ही उसे अजीब सा महसूस होने लगा। आंटी, होटल यहीं पर है क्या? लकी ने पूछा। वहां पर काफी अंधेरा था और बीच बीच में छोटी छोटी लाइट चल रही थी, जिसकी वजह से लकी को वहां रहने में थोड़ा सा तो डर महसूस हो रहा था। हाँ, देख क्या रहा है, यहाँ की हालत ऐसी ही है, लेकिन कमरा काफी सस्ता मिल जाएगा तेरे को। 200 रुपये हर रात में तुझे यहाँ एक कमरा मिल जाएगा। सामने ही रेलवे स्टेशन है, जब लगे कि कुछ नहीं हो रहा है फिर से गाड़ी पकड़ना है और अपने गांव चले जाना है। वैसे ही तेरे पास पैसे नहीं है ना? हाँ, उसने पूछा। जैसे ही उसने लकी की तरफ देखा तो उसके मन में सबसे पहला सवाल यही आया था। हाँ है, लेकिन ज्यादा नहीं है, लकी ने कहा। उसे डर लग रहा था कि कहीं वो औरत उसके पैसे ना चुरा ले। अच्छा, तो तेरे को बताने में डर लग रहा है कि तेरे पास कितना पैसा है? तेरे को ऐसा लग रहा है ना कि मैं तेरा पैसा चुरा लूंगी? हैं? उस औरत ने मुस्कुराते हुए पूछा और वो आगे चलने लगी। थोड़ी ही दूरी पर उसे 2 और औरतें एक चौराहे पर बैठी हुई मिली। जैसे ही उन दोनों ने उस औरत के साथ लकी को आते हुए देखा तो बोली, क्या बात है, आखिरकार तेरे को मिल भी गया है? उसने कहा और फिर लकी की तरफ देखकर हंसने लगी। क्या मस्त गबरू है ना? क्या रे, अपनी बहन कैसी लगी रे तेरे को? क्या बात है, इधर धंधा करने के लिए आए क्या?
वहां पर बैठे और कुछ लोगों ने लकी को छेड़ते हुए कहा। भले ही लकी को इस चीज का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन फिर भी वो उन्हें देखते ही समझ गया कि वो वही औरतें हैं जो रेड लाइट एरिया में रहती थी। सॉरी आंटी, मैं आपका कमरा नहीं देखना चाहता, मुझे वापस जाना है, थैंक यू, लकी ने कहा। उसे लग रहा था कि यहाँ का हाल ठीक नहीं था और इसलिए वो यहाँ से जल्द निकल जाना चाहता था। अरे तू डर क्यों रहा है? मैं तेरे को इन जैसे लोगों के बीच में नहीं रुकवाने वाली हूँ। मेरी जगह ना काफी साफ सुथरी है, चिंता मत कर तू, उस औरत ने लकी का हाथ पकड़ते हुए कहा। लकी को एक बार के लिए तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर जब उसे लगा कि वो सही कह रही थी तो लकी मान गया। उसने हाँ में सिर हिलाया और वो उसके साथ जाने लगा। वैसे भी वो अपने साथ उसे इतना दूर ले आई थी कि लकी वापस जा भी नहीं सकता था। अगर वो सही कह रही थी और वो जगह सच में रहने लायक थी तो लकी भी वहां रुक सकता था, उसे कोई दिक्कत नहीं थी। वो औरत उसे और थोड़ा दूर तक लेकर आ गई और उसे एक होटल में ले आई। लकी उनके पीछे पीछे चला आ रहा था। उसने देखा कि दरवाजे के पास लगे एक सोफे पर 5 से 6 औरतें बैठी हुई थी। वो सब 20 से 30 साल की नजर आ रही थीं। उन्होंने भी उसी तरह के कपड़े पहने थे जिस तरह के कपड़े उन लड़कियों के थे जिनसे लकी अभी पहले टकरा गया था। लकी समझ गया कि ये रेड लाइट एरिया था। आंटी आप मुझे कहाँ? लकी ने कहा और फिर उस औरत की शक्ल देखने लगा। अरे तो उसमें क्या है, मैंने कब कहा कि तुम इन सब के साथ वो करेगा जो बाकी मर्द आकर करते हैं। तुम्हें तो सोने के लिए जगह चाहिए थी ना, तो मैं बस तुम्हें सोने के लिए जगह दे रही हूँ। वहां जाकर एक कमरा खाली है, ले लो, अपनी आईडी दे दो, यहाँ जाओ, उस औरत ने लकी से कहा। नहीं, मैं इससे कोई अच्छी जगह ढूंढ लूंगा, मुझे नहीं रुकना यहाँ पर, सॉरी। लकी यहाँ कैसे रह सकता था और वो यहाँ से जाने के लिए तैयार हो गया। अरे मेरे दोस्त, तुम मुझसे परेशान क्यों हो रहे हो? मैं तुम्हें इतनी देर से यहाँ तक लेकर आई हूँ, तुम्हें पता भी है कि स्टेशन से यहाँ कितनी दूर है। अब आए हो तो रुक जाओ, उस औरत ने शैतानी नजरों से कहा और उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो लकी ने स्टेशन पर देखी थी। नहीं, बात ऐसी नहीं कि मैं यहाँ रुक नहीं सकता या रुकना नहीं चाहता। बात सिर्फ इतनी है कि आपने मुझसे झूठ बोला और आप मुझे यहाँ झूठ बोल कर लेकर आई हो। अब मैं इस एहसास के साथ यहाँ पर नहीं रह पाऊंगा, मुझे माफ करना, मैं जा रहा हूँ, लकी ने कहा। वो वहां से निकल जाना चाहता था। इस वक्त उसके लिए पैसे चिंता नहीं रखते थे, लेकिन फिर भी वो औरत थी जो उसे जाने नहीं दे रही थी। अबे चिकने, हाँ नहीं बोला मैंने तेरे से सच, तो उससे क्या हुआ? अब तू मेरे दरवाजे पर आ चुका है तो मैं तुम्हें वापस तो जाने नहीं दूंगी, समझा? अब उस औरत ने लकी को अपना असली चेहरा दिखाते हुए कहा। वो इधर उधर देखने लगी और जोर से चिल्लाई, अरे बाहर आना, तो देख आदमी कितना नाटक कर रहा है, यहां से जाने के लिए कह रहा है। किसकी इतनी हिम्मत जो यहां से बाहर जाकर बात करे? हाँ, एक आदमी जिसकी उम्र 40 साल के आसपास थी वो अपने कमरे से बाहर आया। उसके सिर पर बाल नहीं थे, चेहरे का रंग काला था, उसने ऊपर कुछ नहीं पहना था, उसका पेट मोटा था और बड़ा सा था और साथ ही उसने अपने पूरे शरीर पर टैटू बनवा रखे थे। लकी ने जैसे ही देखा तो वो घबरा गया। वो समझ गया था कि अब वो चोरों की बस्ती में फंस चुका था। यहां से बाहर निकल पाना उसके लिए मुश्किल था। चल चिकने, मैंने तुझे सच नहीं बताया था, ये बहुत दुख की बात है ना। चल अब मैं तेरे को ना असलियत बताती हूँ, उस औरत ने हंसते हुए कहा। उसके बाद उस आदमी ने लकी को देखा और उसके पास आते हुए कहा, देख जाने, अगर तू यहाँ आया है ना तो तुझे इनमें से अपने लिए एक लड़की चुननी पड़ेगी और उसके साथ ना सोना पड़ेगा तेरे को। देख पैसा कोई बहुत ज्यादा नहीं है, अब मैं जैसा कह रही हूँ ना वैसा कर। आज रात मैं जैसा कह रही हूँ वैसा कर ले, कल सुबह मैं तुझे चुपचाप इज्जत के साथ बरी कर दूंगा। तुम्हें सिर्फ पैसे से मतलब है ना, तो मैं तुम्हें अभी 500 रुपये देता हूँ और फिर मैं चला जाता हूँ। बात सिर्फ पैसों की है तो ले देकर मामला खत्म करो, लकी ने कहा। वो इन लोगों से ना तो बात करना चाहता था ना ही उनके साथ कुछ रुकना चाहता था। अगर वो 500 रुपये देकर अपनी जान छुड़वा सकता तो उसे छुड़वाने में अपनी भलाई नजर आ रही थी उसे। नहीं रे, बात पैसे की नहीं है चिकने, मैंने कब कहा कि बात पैसे की है? बस अपने लिए एक लड़की पसंद कर, उसके बाद सुबह यहां से निकल जा। वो औरत भी अपनी बातों पर अड़ी थी। अच्छा, अब अगर मैं ना करूं तो, या मान लो कि मैं किसी लड़की को पसंद भी कर लूं और उसके साथ सोऊं ना और अगले दिन यहाँ से निकलकर पुलिस थाने चला जाऊं और वहां जाकर बोल दूं कि तुम ये सब मामला चला रही हो, तो तुम मेरा क्या कर लोगी? अगर तू ऐसा बोलेगा ना तो सबसे पहले तो पुलिस तुझे ही डरेगी और वो तुझसे पूछेगी कि चल, वो तो चकला चला रही है, लेकिन तू उस चकले पर क्या करने गया था, उस औरत ने कहा। और फिर उसकी बात सुनकर सबको हंसी आ गई। ये सुनते ही लकी भी सुन्न हो गया था। वो समझ चुका था कि अब पैसे देकर भी
उसका काम नहीं होने वाला। अरे मेरे छोटे लाल, तू मुझे फोकट के 500 रुपए देने के लिए कह रहा है और मैं तुझसे कह रही हूँ कि 500 में एक लड़की उठा ले, पूरी रात मजा कर जा। इन दोनों में से ज्यादा ठीक क्या है? मैं तुझे बता रही हूँ, यहाँ पर जितनी भी बैठी है ना, सब एक से एक टंच माल है। तुझे सीधा जन्नत के दर्शन करवाएंगी, समझा क्या? उस औरत ने कहा और फिर सोफे पर बैठी उन लड़कियों की तरफ देख कर आंख मारने लगी। हे हैंडसम, चल ना, इतना भी क्या शर्मा रहा है? हम तेरी माँ थोड़ी है ना? हाँ, मुझे मालूम है तू अभी क्या सोच रहा है, लेकिन तू जो भी सोच रहा है ना, गलत सोच रहा है साले। मैं तुझे जुबान देती हूँ कि तू मुझे बस 1 मिनट दे, उसके बाद तो मैं तेरे अंदर के जानवर को ना बाहर निकाल दूंगी। चल एक काम कर, हम 6 के 6 तेरे साथ चलते हैं, तुझे लगेगा तू बादशाह है, बादशाह। अब बोल, क्या बोलेगा? देख नहीं रहा कि सब तेरे पे कितनी मरी जा रही है? अब तू मान जा राजा, जा। उस औरत ने लकी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली। वो उसे रिझाने के लिए पूरा जोर लगा चुकी थी। लकी उन्हें देखकर घबरा रहा था, लेकिन फिर भी वो इन लोगों की हाथ नहीं लगना चाहता था। जी नहीं, मुझे इन सब चीजों का कोई शौक नहीं है, मैं जा रहा हूं यहां से। वो जितनी बार सोफे पर बैठी हुई उन लड़कियों को देखता, उतनी ज्यादा उसे उनसे घिन महसूस होने लगती। उसके अलावा वो जिस तरह से लकी से बात कर रही थी, उसकी वजह से तो लकी का सिर ही दुखने लगा। वो यहां पर एक पल के लिए अब नहीं रुकना चाहता था, इसलिए उसने उस औरत को अपने रास्ते से हटाया और फिर दरवाजे की तरफ जाने लगा। अबे देख क्या रहा है, पकड़ साले को, उस औरत ने चिल्लाते हुए कहा। वैसे तो खुद उसने भी अपने कमर से छुरी निकाल ली थी, लेकिन जल्दबाजी में वो नीचे गिर गई। वो आदमी उस औरत का पति था और उसे उम्मीद नहीं थी कि लकी जैसा नौजवान लड़का इतना जिद्दी हो सकता है। उसने अपना गुटखा थूका और बाहर भागने लगा। थोड़ी ही देर बाद उसने लकी को उसके कपड़े समेत पकड़ लिया। तुझे क्या लगता है तू मेरे इलाके में आकर मुझसे लड़ कर ले चला जाएगा यहाँ से? अब यहाँ रुकेगा या मैं इसको बोलकर तेरा काम तमाम करूं? हाँ नहीं, लकी ने धधकती हुई आंखों से उसे देखते हुए कहा। वैसे भी उसने अपने दम पर दिल्ली की 2 बड़ी गैंग का खात्मा कर दिया था, तो उसके आगे तो ये सब कुछ नहीं थे। उस आदमी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सिर्फ छोटा मोटा गुंडा था। लकी ने सोचा कि इससे पहले कि वो उन लोगों के बीच में कुछ शुरू हो जाए, अपनी तरफ से उन लोगों को आगाह कर देना जरूरी था। देखो, मैं तुम्हें कह रहा हूं कि मुझे जाने दो, वरना क्या कर लेगा रे तू? हाँ बता, उस आदमी ने लकी की आंखों में देखते हुए कहा। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी उन लोगों के चंगुल से निकल पाता, या फिर आज उसे किसी लड़की के साथ एक बिस्तर पर सोना पड़ता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सस्ते होटल के चक्कर में लकी उस औरत के साथ एक अंधेरी गली में आ चुका था। वहां पर जब उसने देखा कि अलग अलग तरह की लड़कियां बैठी थीं, तो उसे एक बार के लिए डर लगने लगा। झांसा देखकर वो औरत उसे अपने चकले पर ले आई थी और जबरदस्ती उसे किसी लड़की के साथ सुलाने की जिद कर रही थी। लेकिन लकी इस चीज के लिए राजी नहीं था और इसलिए वो वहां से बाहर आ गया। लेकिन तभी उस औरत के पति ने उसे पकड़ लिया और उसे गुस्से से देखने लगा। मैं जो कह रहा हूं जाने दो मुझे, वरना तुम लोगों के लिए ठीक नहीं होगा, बता दे रहा हूं। और जो अगर तुझे हम नहीं जाने देंगे तो तू हमारा बिगाड़ के लेगा। साले फटीचर मजदूर, औकात क्या है तेरी बे? हाँ, अगर मैं तुझे यहाँ मारकर जयपुर में कहीं किसी कोने में गाड़ भी दूंगा ना, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा कोई मेरा, समझा क्या? उस आदमी ने लकी से कहा। अब लकी को उससे बात करने का कोई फायदा दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उसने बस गुस्से में अपनी मुट्ठियां कस ली और उस आदमी के चेहरे पर मुक्का जड़ने ही वाला था। लकी के लिए उस आदमी से निपटना कोई बड़ी बात नहीं थी। वो उसे एक मुक्के में भी चित कर सकता था, लेकिन इससे पहले कि वो उस आदमी के ऊपर हाथ उठाता, तभी पीछे से उसे एक आवाज आई, रुको, जाने दो उसे। जैसे ही लकी ने उस आवाज को सुना तो उसने तुरंत पीछे की तरफ मुड़कर देखा। उसके साथ ही वो आदमी, वो औरत और वहां खड़ी लड़कियां उस आवाज की दिशा में देख रही थी। दूर से एक पतली लड़की चली आ रही थी। जैसे ही लकी ने उसका चेहरा देखा तो वो हैरान रह गया। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि कुमारी थी, जो लकी को आज सुबह मिली थी, जिसके यहाँ उसने खाना खाया था।
तुझे क्या मतलब है? मैं इसे मारूं, पीटूं, कुछ भी करूं? तू होती कौन है पे रोकने वाली? हाँ, उस आदमी ने कुमारी के ऊपर चिल्लाते हुए कहा। जाने दो उसे। कुमारी ने उसकी बात का बुरा ना माना और वो लकी की तरफ देखने लगी। उसका ध्यान लकी के ऊपर था, लेकिन वो उस आदमी से कह रही थी, सुनो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस आदमी को अपने साथ अंदर ले जाओ, बाकी इस चुड़ैल को मैं देख लूंगी। इतने में पीछे से उस औरत ने आगे आते हुए कहा। क्योंकि कुमारी की शक्ल उसके चकले पर काम करने वाली लड़कियों जैसी थी, इसलिए वो उसे चुड़ैल कहकर बुलाती थी। साली, तेरी इतनी कड़वी जुबान है? पानी की जगह सांप का जहर पीती है क्या? इधर से कुमारी ने भी उसे उसी भाषा में जवाब देते हुए कहा। अरे ओ, तमीज से बात कर, मेरी बीवी है, वरना जिंदा गाड़ दूंगा यहाँ पे। हाँ, उस आदमी ने कुमारी के ऊपर चिढ़ते हुए कहा और फिर बाकी लोगों को भी उसकी फजीहत करने के लिए आगे बुला लिया। वो सब अपनी अपनी जगह से कुमारी को सुनाए जा रहे थे। साली, अपनी शक्ल तो देख, पूरे मोहल्ले का मोहल्ला खराब कर दिया। बांस मारती रहती है दिन भर और आकर नेतागिरी झाड़ती है। जा जा जा, पहले जाकर अपना थोपड़ा ठीक करवा, शक्ल देख कर ही ना दौरे पड़ जाएंगे। कुमारी ने जैसे ही अपने बारे में ये सब बातें सुनी तो वो गुस्से से उन लोगों की तरफ देखने लगी। फिर आखिर में उसने अपनी आंखें उस औरत के पति की तरफ बढ़ाई और बोली, सुन, अगर तूने उस लड़के को नहीं छोड़ा ना, पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दूंगी तेरी। अच्छा, तू पुलिस को फोन लगा, उससे पहले ही मैं तेरा गर्दन ना काट देता हूं, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया ना, नाम बदल देना मेरा। जा जा कर ले, उस आदमी ने चिल्लाते हुए कहा। अरे काट दो, इतनी देर क्यों कर रहे हो? साली, तुझे बहुत शौक चढ़ रहा है ना नेतागिरी का? हाँ, अभी बताती हूँ। इतने में वो औरत जो लकी को अपने साथ लेकर आई थी, उसने अपनी साड़ी का पल्लू अपनी कमर में खोसा और फिर कुमारी की तरफ आगे बढ़ने लगी। फिर उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और कुमारी की गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। कुमारी धक्का खाकर एक तरफ चली गई। अब बोल ना पुलिस को, बता। लकी ये सब देखकर और तैश में आ गया, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी तरफ से कुछ कर पाता, कुमारी फिर बोली, पुलिस के साथ साथ ना मैं अखबार वालों को भी बुला के लेके आऊंगी। तुम यहाँ पर चकला चलाने का ना जो गैर कानूनी काम करते हो ना, और तुमने जो एक लड़की के ऊपर हाथ उठाया है, अब देखती हूँ कि तुम लोग पुलिस से कैसे बचते हो। साली है? वो औरत फिर से तैश में आ गई और फिर से कुमारी के ऊपर हाथ उठाने के लिए तैयार हो गई। चला जा, आना, और एक बार अगर तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया ना, बता रही हूं, थाने में रिपोर्ट लिखवा दूंगी। फिर तू और तेरा पति सारी जिंदगी ना थाने में सड़ते रहोगे। तुझे क्या लगता है रे, मेरी बीवी तेरी इस थाने की धमकी से डर जाएगी क्या? या तुझे क्या लगता है पुलिस का नाम सुनकर मैं डर जाऊंगा? बच्ची है, बच्ची की तरह रहे। मैं यहां कितने सालों से बैठा हूं, मालूम है तेरे को क्या? उस आदमी ने फिर से चिल्लाते हुए कहा। इधर वो औरत भी फिर से कुमारी के ऊपर हाथ उठाने ही वाली थी। इतने में वो बोली, अच्छा, तो तुम लोगों को पुलिस से डर नहीं लगता? तो ठीक है, मैं भी पुलिस को बुला ही देती हूँ। वैसे भी तुम ये सब जो गंदा काम कर रहे हो ना, नाम तो खराब हो ही रहा है हमारा। गलत काम जो है, मैं भी देखती हूँ कि तुम किसकी छतरी के नीचे बैठ कर ये सब कर रहे हो। देखती हूँ कि तू कब तक ये सब चगला चला पाता है। कुमारी ने एक सांस में ही कह दिया और फिर लकी की तरफ देखने लगी। एक साथ इतनी बात करने की वजह से उसकी सांसें फूल गई थी, इसलिए फिर उसने एक गहरी सांस ली और बोली, आखिरी बार कह रही हूं, छोड़ दे उसे। अगर नहीं छोड़ा ना तो मैं सच में थाने चली जाऊंगी, फिर पूरे मोहल्ले में तेरी थू थू हो जाएगी। भले ही 2-4 दिन जेल में रहेगा, लेकिन उसके पास भी ना तेरी इज्जत पे तो बनी आएगी। लोगों में जो डर बैठा है ना, वो सब निकल जाएगा। फिर धंधा कैसे चलाएगी तू? हाँ, कुमारी ने कहा, लेकिन उसकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी दूसरे ग्रह से आई थी। वो सब जो बातें कर रही थी वो सुनने में तो अच्छी लग रही थी, लेकिन उससे किसी का डर जाना ये मुमकिन नजर नहीं आ रहा था। ठीक इसी वक्त उस औरत के दिमाग में कोई तरकीब आई। उसने अपने पति को देखा, जो कि खुद भी अब थोड़ा सा शांत नजर आ रहा था। उसे लग रहा था कि अब मामला और ज्यादा बढ़ाने से कोई फायदा नहीं था, लेकिन उसे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इसे खत्म कैसे करे। छोड़ दे लड़के को। हाँ, अपनी वजह से पूरी गली का धंधा थोड़ी खराब करेंगे। वैसे भी हमारे कस्टमर्स रेलवे स्टेशन वाले होते हैं और वहां पर इसकी दुकान है। अगर इन लोगों को भड़काना शुरू कर दिया ना तो हमारा काम बंद हो जाएगा।
इधर कुमारी लकी को बचाने के लिए जी जान से लगी हुई थी। वो जानती थी कि अपनी जुबान से इन लोगों का धंधा खराब कर सकती थी, इसलिए उसने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया था। उस औरत की बात सुनकर उस आदमी ने गुस्से में अपने दांत को भींच लिया और फिर एक गहरी सांस लेते हुए लकी को धक्का देकर उसे छोड़ दिया। जा साले, तेरी किस्मत अच्छी थी इसलिए आज छोड़ रहा हूं। चलो रे, टाइम खोटी मत करो, हमें और काम है, उस औरत ने अपने आसपास खड़ी लड़कियों से कहा। लेकिन अब उसे इस बात का डर था कि इतना सब होने के बाद भी अगर इस लड़की ने पुलिस को बुला लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए उसने फिर से उसे धमकी देते हुए कहा, अब अगर पुलिस आई ना तो मैं टांग तेरी तोड़ूंगी, समझी। इतना भर कहकर सब लोग वहां से निकल गए। अब गली में सिर्फ लकी और वो लड़की ही बाकी रह गए थे। थैंक यू सो मच यार, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, पता नहीं तुम नहीं आती तो क्या हो जाता। लकी कुमारी के पास गया और उसके सामने देखते हुए बोला। उसने अभी लकी के लिए जो किया था उसे देखकर वो काफी प्रभावित हो गया था। चलो, कुमारी ने सिर्फ इतना भर कहा। उसे अंदर से गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी मुट्ठी कसी और फिर वो लकी के गाल पर एक जोरदार जड़ने ही वाली थी, लेकिन लकी ने उसे पहले ही देख लिया था और इससे पहले कि उसका हाथ लकी के ऊपर उठता, लकी ने उसे बीच में रोक लिया। तुम मेरे ऊपर हाथ क्यों उठा रही हो? लकी ने हैरानी से पूछा। मुझे उस औरत ने मारा है और मुझे ये मारना तुम्हारी वजह से पड़ी है। अब मुझे गुस्सा आ रहा है और मैं इस बात का गुस्सा निकालना चाहती हूं, तो तुम पे ही निकालूंगी ना। कुमारी ने अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन लकी ने बीच में ही उसका हाथ रोक दिया। अरे ये क्या बात हो गई? मारा उसने तुम्हें, बदला मुझसे लोगी, ऐसा कैसे? लकी ने भोला सा चेहरा बनाते हुए कहा। मार सकती हूं और मारूंगी भी। मुझे मार इसलिए पड़ी क्योंकि मैं यहां पर तुम्हें बचाने के लिए आई। मुझे तुम्हारी वजह से इतने लोगों की इतनी बातें सुननी पड़ी, गालियां खानी पड़ी सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब ऐसे में मैं तुम्हें मारूंगी नहीं तो और क्या करूंगी? छोड़ो मेरा हाथ। कुमारी ने झटके से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन लकी की पकड़ मजबूत थी। लकी देख पा रहा था कि कुमारी का चेहरा शर्म और झिझक की वजह से लाल पड़ गया था। वो देख पा रहा था कि अगर उसके लिए यहाँ सबसे लड़ने नहीं आती तो शायद उसका ये हाल नहीं होता। इसलिए लकी को लगा कि उसे उसका हाथ छोड़ देना चाहिए। अगर वो उसे मारने में खुश थी तो लकी को भी उससे मार खाने में कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, चलो मार लो, खुशी हो जाओ तुम। लकी ने उसका हाथ छोड़ दिया और फिर आंखें बंद करके अपनी जगह पर सीधा खड़ा हो गया। कुमारी ने उसके ऊपर कोई दया नहीं दिखाई और तड़ाक तड़ाक उसके गाल पर 2 थप्पड़ रसीद दिए। यार, तुमने तो सच में मार दिया। लकी को उसके पतले हाथ के थप्पड़ बहुत भारी लगे थे और वो अपने गालों को सहलाने पर मजबूर हो गया। फिर उसने अपनी आंखें खोली और एक पल के लिए कुमारी को देखने लगा। और नहीं तो क्या, मैं अब और लोगों से मार नहीं खा सकती, सुना? उसके ताने नहीं सुन सकती। मैंने ये सब ना बहुत झेला है पहले, और अब मेरे अंदर ना ये सब झेलने की ताकत बची नहीं है। अब अगर कोई मुझे मारता है ना और बदले में मैं उसे नहीं मार पाती ना, तो मैं उस चीज का बदला किसी और से लेती हूं, कुमारी ने कहा और कहते कहते भावुक हो गई। अचानक से उसके पुराने दिन उसकी आंखों के सामने आ गए और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शर्म के मारे उसने अपना चेहरा नीचे कर लिया और उसके आंसू नीचे जमीन पर गिरने लगे। तुम ठीक हो? लकी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इतनी सी बात की वजह से कुमारी का ऐसा हाल हो जाएगा। उसे लग रहा था कि यह सब उसकी वजह से हुआ था। उसे इस तरह से रोता हुआ देखकर वो खुद भी शर्म के मारे रो पड़ा। क्या हुआ? अब मैं रो भी नहीं सकती क्या? ठीक है, कुमारी अब नहीं रोएगी। मैं खूब रो ली। अब कोई मुझे छेड़ेगा या उल्टा सीधा कहेगा ना तो मैं बस हंसूंगी, ठीक है? कुमारी ने कहा और लकी के सामने देखकर जोर जोर से हंसने लगी, लेकिन अभी भी उसकी आंखों में उसके आंसुओं की चमक ताजा नजर आ रही थी। इसकी वजह से लकी के मन में उसके लिए एक सिंपैथी जाग गई। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? अगर फिर से तुमने मुझे इस तरह से देखा ना, आंखें निकाल लूंगी तुम्हारी। कुमारी ने लकी की तरफ देखा। अचानक से उसकी हंसी गुस्से में बदल गई। वैसे तुम दोपहर में तो बड़ी बड़ी गप हाँक रहे थे कि 500 रुपये तुम्हारे लिए अमीर आदमी से कोई बड़ी बात नहीं है वगैरह वगैरह। रईस जाते हो इस बस्ती में कैसे आ गया? बताओ कैसे आ गए यहाँ पे? यार पता है मेरे साथ ना एक प्रॉब्लम हो गई, लकी ने हंसते हुए कहा। उसे याद आया कि दोपहर में कुमारी ने
यही कहा था, लेकिन अब वो उसे समझाना चाह रहा था कि उसके साथ क्या हुआ था। अबे जाओ, खूब देखे मैंने तुम्हारे जैसे, कुमारी ने कहा। अच्छा, तुम वैसे यहाँ कैसे आ गई? लकी ने पूछा। जब से वो यहाँ आई थी तब से लकी के मन में ये बात चल रही थी कि आखिर वो यहाँ कैसे आ गई। कुमारी ने उसकी तरफ देखा और बोली, मैं लोगों को ना अपनी गाड़ी पर काम पर रखने के लिए स्टेशन के पास गई थी। तब मैंने देखा कि ये डाइन तुम्हें मुर्गे की तरह ले जा रही थी। अब तुमने दोपहर में मुझे बकझकाया तो मुझे आना पड़ा, कुमारी ने कहा। लकी ये सुनकर हैरान रह गया था। एक अनजान लड़की उसे इस तरह बचाने आ गई। अब आगे इन दोनों के बीच क्या होने वाला था? क्या लगता है आपको, क्या होगा आगे? कमेंट करके कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जैसे ही उस आदमी ने लकी को पकड़ा और वो उसके ऊपर हाथ उठाने ही वाला था, इतने में कुमारी उसे बचाने के लिए बीच में आ गई। काफी बहस होने के बाद में उस औरत ने लकी को छोड़ दिया, लेकिन उसने कुमारी को जो थप्पड़ जड़े थे उसका बदला कुमारी ने भी लकी को थप्पड़ जड़ कर निकाल लिया। लेकिन लकी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उसे बचाने के लिए आई कैसे थी। कुमारी ने उसे बताया कि वो अपने यहाँ काम करने के लिए नौकरों की तलाश में लगी हुई थी। इधर ये सुनकर लकी हैरान हो गया। हाँ, पर तुम छोटी सी खाने की गाड़ी चलाती हो ना, तो फिर तुम्हारे यहाँ काम करने के लिए लोग? लकी ने पूछा। अच्छा, तुमको क्या लगता है कि मैं सिर्फ वो छोटी सी गाड़ी पर ही काम करती हूँ? मैंने अपने लिए ना एक नया ट्रक खरीद लिया है। फास्ट फूड, जूस, कोल्ड ड्रिंक वगैरह का काम शुरू करने वाली हूँ, और ये सारा काम मैं अकेली तो कर नहीं पाऊंगी ना। इसलिए देख रही थी कि कोई आदमी मेरे लिए साफ सफाई या ऑर्डर लेने का काम कर ले, इसलिए मैं स्टेशन आ गई। ओह, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह का काम करने के लिए कोई तुम्हारे साथ आने को राजी होगा, लकी ने कहा। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से तो ये काम कोई भी कर सकता है, तुम भी कर सकते हो। बोलो, आओगे? कुमारी ने लकी को घूरते हुए देखा और कहा, लेकिन वो लकी की शक्ल देखकर ही समझ गई कि वो इस तरह का काम करने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं था। अरे तो उसमें क्या है, मैंने तुम्हारी इतनी मदद की, इस औरत से जो बचाया, वरना तुम्हें बेच कर खा सकती थी ये, और तुम मेरे बदले में मेरा काम नहीं कर सकते हो? हाँ बताओ। लकी के पास एक बार के लिए तो उसकी बात का कोई जवाब नहीं था। उसे लग रहा था कि उस औरत से पीछा छूटने के बाद वो अब कुमारी के चक्कर में पड़ गया था। जिस तरह से वो लकी से बात कर रही थी, उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुमारी खुद उसे खाने के लिए दौड़ रही थी। लेकिन लकी इस तरह का काम नहीं कर सकता था, कम से कम इस बारे में तो बिल्कुल नहीं। लेकिन उसने कहा, देखो, पहले मैं काम के बारे में जानना चाहूँगा कि क्या काम है, किस तरह का काम है, उसके बाद सोचता हूँ कि मुझे ये काम करना है या नहीं। देखो दोस्त, काम सिर्फ इतना है कि तुम्हें गाड़ी पर खड़े रहना है, ऑर्डर लोगों को देने हैं और पैकिंग वगैरह करनी है। इस काम के लिए मैं हर महीने तुम्हें 3,000 रुपये दे सकती हूँ। इसके अलावा तुम्हारा खाना पीना सब मेरे ऊपर, उस लड़की ने कहा। अच्छा, लकी ने अपने मन में सोचा कि इतने से काम का 3,000 रुपये वैसे तो ठीक था, लेकिन उसे लग नहीं रहा था कि कुमारी जैसी लड़की उसे अफोर्ड कर सकती थी। हर महीने 3,000 रुपये निकालना बड़ी बात थी। हाँ, तुम खाना ना खा लेना, और रही बात तुम्हारे रहने की, तो उसी गाड़ी में सो जाना। तुम्हारा किराया भी बचेगा और मेरी गाड़ी की चौकीदारी हो जाएगी, उस लड़की ने कहा। अब लकी के हाथ में पहले से तो कोई काम था नहीं, वैसे भी उसकी जेब में सिर्फ 3,000 रुपये बाकी थे। इसलिए काफी सोचने के बाद उसने कुमारी को हाँ कर दी। वो जानता था कि कुमारी अपनी गाड़ी को एक जगह खड़ी नहीं करने वाली थी, और अगर वो ऐसा करती भी तो लकी उसे कह देता कि उन्हें गाड़ी पूरी शहर में घुमानी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनके बारे में खबर लग सके। इसके जरिए वो खुद भी राधिका को ढूंढ सके। अब जब हाँ हो ही गई थी तो कुमारी लकी को अपने साथ घर ले आई। लकी ने पहले तो सोचा कि उसके ट्रक पर ही रह लेगा, लेकिन फिर उसे लगा कि नहीं, उसे कमरे की जरूरत पड़ सकती थी। इसलिए उसने कुमारी की ही बस्ती में एक छोटा सा कमरा 700 रुपये के किराए में ले लिया, और अगले दिन वो कुमारी के साथ उसी गाड़ी पर जाने लगा। वो लोग पूरे जयपुर में खाने का सामान बेचने के लिए इधर उधर घूम रहे थे। उनका ट्रक ही उनकी दुकान हो गया था। कुमारी सारा खाने का सामान बनाती और लकी उन्हें बेचने और ऑर्डर लेने का काम करता। उन लोगों का काम अच्छा चल रहा था
और हर दिन लोग 3 से 4 हज़ार रुपए का तो माल बेच ही देते थे। अब एक दिन लकी के हाथ में जो रस्सी बंधी हुई थी वो अचानक से हिलने लगी। शायद उधर से उसकी सासू माँ ने लकी को बुलाने के लिए अपनी उंगली घुमाई थी और इधर लकी की उंगली भी कांपने लगी। लकी की उंगली 2 बार 3 बार दाएं बाएं हुई। वो इसका मतलब समझ गया कि उसकी सासू माँ को मुर्गे की जरूरत थी। लेकिन लकी ने भी अपनी उंगली को कुछ खास तरह से घुमाया जिससे उधर उसकी सासू माँ भी समझ गई कि वो उसे मुर्गा देने के लिए नहीं आ सकता। जैसे ही उसने अपनी उंगली घुमाकर हाथ जेब में डाला ही था कि अचानक से फिर से उसकी उंगली और तेजी से घूमने लगी। वो सासू माँ को बिना बताए वहां से निकला था और इस वजह से वो लकी के ऊपर नाराज हो रही थी। लकी को लगा कि अब उसे ये लाल धागा अपनी उंगली पर से हटा देना चाहिए, इसलिए उसने उसे खोला और चुपचाप अपनी जेब में डाल लिया। जब उसने धागा खोलने के बाद अपनी जेब में डाला तो पाया कि उस पर घाव हो गया था और उसमें से खून आने लगे थे। लेकिन लकी ने अपनी उंगली को पानी से धोया और फिर अपने काम में लग गया। लगभग 10 दिनों के अंदर ही लकी और कुमारी के बीच में अच्छी दोस्ती हो गई। इस दौरान उसे राधिका की कोई खबर नहीं मिल पाई थी। अब एक दिन उसका ट्रक गोपालपुरा चौराहे पर आकर रुक गया। सुबह सुबह की भीड़ के बाद जैसे जैसे दिन सिर पर चढ़ता जा रहा था वैसे वैसे लोगों का आना गाड़ी पर कम होता जा रहा था। लकी ने कुमारी से कहा कि वो ऐसे ही थोड़ी देर टहलने के लिए बाहर जा रहा है। कुमारी को मालूम था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए जा रहा है और अगर उसने अपने मन में ये भी सोच लिया था कि वो दोपहर तक वापस नहीं आएगा तो वो उसके खाते में से 300 रुपये काट लेगी। इधर जब कुमारी ने लकी को दूर तक जाते हुए देखा तो वो अपना मोबाइल लेकर कुछ खाने के लिए बैठ गई। लगभग दोपहर 12 बजे के आसपास जब कुमारी और अपने खाने और अपने मोबाइल में पूरी तरह खोई हुई थी तो उसे अचानक से पीछे से किसी की आवाज सुनी। ए चारकोल ब्लैक, जल्दी से 2 वेज सैंडविच बना दो। ये सुनते ही कुमारी के दिल में तो मानो आग सी चल गई। उसने जब अपना सिर ऊपर उठाया तो देखा कि उसके ट्रक के पास एक लड़का और एक लड़की खड़े थे। उन्होंने बहुत ही महंगे कपड़े पहने थे और दोनों की आंखों पर चश्मा लगा हुआ था। लड़के ने सफेद रंग की शर्ट पहनी थी और लड़की ने भूरे रंग की टोपी। वो आदमी काफी मजबूत नजर आ रहा था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी जिम का कोच या फिर मालिक था। अरे ऐसे क्या देख रही हो, भूख से मर रहे हैं, जल्दी बना दो। उस आदमी ने कुमारी के ऊपर चिल्लाते हुए कहा। हनी, आपको लगता है कि इसके पास खाना ठीक होगा? मुझे ये क्लीन नहीं लग रही है, यू नो। उस लड़की ने उस लड़के के कान में बुदबुदाते हुए कहा। अरे यार, अब यहाँ पर और कुछ खाने को नहीं मिल पाएगा, इसलिए हमें यहीं पर ना खाकर काम चलाना पड़ेगा। अब हमें थोड़ा बहुत यही खाकर काम चला लेते हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, अगर इसके खाने अच्छे नहीं हुए तो उसकी गाड़ी ही उठवा दूंगा। उस आदमी ने उस लड़की की कमर में हाथ डालकर कहा। कुमारी उन दोनों को गुस्से से देखे जा रही थी और फिर उनके लिए सैंडविच भी बना रही थी। उसने तुरंत ही उन दोनों के लिए सैंडविच बना दिया। कुमारी ने उन्हें सैंडविच दिया और बोली, आपका टोटल 120 रुपये हुआ, चलो अगली बार दे दूंगा। उस आदमी ने कहा और अपने सैंडविच लेकर वो लड़की के साथ रवाना हो गया। सुनिए, मेरा बहुत ही छोटा सा बिजनेस है, इसलिए आप अभी मेरा पेमेंट क्लियर कर दो। वैसे भी इसमें 5 मिनट लगेंगे और मेरे पास ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा भी है। कुमारी ने बहुत प्यार से कहा, लेकिन उसके अंदर में बहुत गुस्सा था। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं यहाँ कितना बिजी हूँ? किसी के साथ हूँ और अभी देर हो रही है, वैसे भी इतनी बड़ी गाड़ी लेकर घूम रहा हूँ। तुम्हारे 120 रुपये देना कोई बड़ी बात नहीं है। गजब औरत है यार। उस आदमी ने कुमारी को डांटते हुए कहा और वो अपनी बंदी के साथ वहां से जाने के लिए रवाना हो गया। यह सुनते ही कुमारी के चेहरे पर उसका गुस्सा साफ उभर आया था और उसने कहा, 1 मिनट रुको, मैं आपकी सैंडविच में ना प्याज डालना भूल गई हूँ। आप जरा सैंडविच देना, मैं उसमें आपको प्याज डाल कर देती हूँ। क्या बात है, सैंडविच बना दिया और प्याज डालना भूल गई? बहुत ही शानदार धंधा चला रही हो तुम। उस आदमी ने कहा और फिर से कुमारी की तरफ सैंडविच बढ़ा दिए। सैंडविच देने के बाद फिर से वो अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन में चिपक गया, लेकिन कुमारी ने अपना फोन नहीं निकाला। हाँ, अब ये ठीक हो गया। 2 मिनट बाद ही कुमारी ने फिर से उस आदमी को सैंडविच देते हुए कहा। उस आदमी ने फिर से कुमारी को गाली दी और उसके बाद वो लड़की के साथ वापस आ गया। इधर उनके जाने के बाद कुमारी ने तुरंत अपना फोन निकाला और लकी को फोन मिलाते हुए कहा, कहाँ हो तुम? जल्द से जल्द वापस आओ, मुझे अभी कहीं जाना है। अच्छा, जाना है? लकी उसकी बात सुनकर काफी दुविधा में पड़ गया।
ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था कि दिन के इस वक्त कुमारी को कहीं जाना हो, ना ही उसके साथ कोई था जिसके पास वो जा सके। फिर अचानक से कुमारी को क्या हो गया? वो सिर्फ आधे दिन में ही जा रही थी, लेकिन लकी ने हाँ कर दी और फिर से ट्रक की तरफ जाने लगा। जब वो एक फवारे के पास गया तो कीचड़ होने की वजह से उसका पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गया। गिर जाने की वजह से उसके आधे कपड़े खराब हो गए थे। अब उसके पास इसको साफ करने का और कोई तरीका भी नहीं था। लकी को ऐसे गंदा होकर भी वापस जाना था। इधर कुमारी ने अपना सामान बांध लिया था और वो लकी के आने का इंतजार कर रही थी ताकि वो जल्द से जल्द वहां से निकल सके। वो ट्रक के बाहर खड़ी थी और घबराते हुए उसके आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन लकी दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा था। लेकिन इतने में उसे एक लड़का और एक लड़की दोबारा दिखाई देने शुरू हुए। उन्हें देखकर कुमारी की हालत खराब हो गई। उसने अभी थोड़ी देर पहले इन दोनों के सैंडविच खोले और उसमें बर्तन धोने का साबुन मिला दिया था ताकि वो उसको गाली देने का बदला ले सके। अब उसे लग रहा था कि वो उनके आने से पहले यहाँ से निकल जाएगी, लेकिन इतने में तो वो दोनों वापस आते दिखाई दे रहे थे। क्यों भाई, जिंदा नहीं रहना क्या तुझे? हाँ, उस आदमी ने कुमारी से कहा। वो अब तक कुमारी के सामने आ चुके थे। उस लड़के और उस लड़की की जुबान सर्फ खाने की वजह से छिल गए थे और उनके मुंह का स्वाद भी खराब हो गया। 1 मिनट, मेरे पास आने की कोशिश मत करना। अगर मुझे हाथ लगाने की कोशिश की ना, शोर मचाने लगूंगी मैं, कुमारी ने उस आदमी को घूर कर देखते हुए कहा। लेकिन वो पूरी तरह से घबरा गई थी, इसलिए उसने इस तरह से उन्हें डर से पीछे करना शुरू कर दिया ताकि वो उन दोनों को डरा सके। तेरे पास कोई ऐसा है जिसे तू मदद के लिए बुला सके? जा बुला, जिसे बुलाना हो बुला। हाँ, मैं तुझे ना उन सब लोगों के सामने पीटूंगा और कोई तुझे ना हाथ नहीं लगाएगा, समझी? उस आदमी ने कहा और फिर से कुमारी के पास आने लगा। उसके मुंह में अभी भी सर्फ घुला हुआ था। हनी, पहले आप इसको मत मारो। इसने हमें जो साबुन खिलाया है ना, पहले तो तुम इसे वो साबुन खिला दो, उस लड़की ने कहा और फिर कुमारी के ट्रक में से साबुन और सर्फ का डब्बा उठाने लगी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या कुमारी को वो साबुन खाना पड़ता या उससे पहले लकी उसे आकर बचा लेगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी को जब कोई ठिकाना नहीं मिल पाया तो वो कुमारी के साथ में उसके ट्रक पर काम करने के लिए आ गया। एक दिन जब वो राधिका को ढूंढने के लिए निकला तो पीछे से कुमारी के पास 2 बदतमीज कस्टमर आ गए और उनकी बदतमीजी की वजह से कुमारी ने उन्हें खाने में साबुन दे दिया। फिर अपनी जान बचाने के लिए उसने लकी को बुलाया, लेकिन इससे पहले कि लकी वहां पहुंच पाता, वो दोनों लोग फिर से कुमारी के पास आ गए और उसे मारने की धमकी देने लगे। पहले तो हम इसको ना इसी साबुन का स्वाद देते हैं, उस लड़की ने कहा और लड़के को उसकी ये बात ठीक लगी और उस लड़की ने हाथ में साबुन ले लिया। ठीक है, मैं इसका मुंह दबाता हूं और तुम इसके मुंह में ना साबुन डालो। जब तक ये सारा साबुन खत्म नहीं कर देगी ना, तब तक इसे जाने नहीं देंगे यहां से, उस आदमी ने कहा और फिर उसके पीछे जाकर उसका मुंह जबरदस्ती खोलने लगा। कुमारी बुरी तरह से रोए जा रही थी, लेकिन उसके रोने से कोई फायदा नहीं हो रहा था। वो आदमी उसे देखकर हंसे जा रहा था और फिर उसने अपनी साथ वाली लड़की को देखते हुए कहा, हनी चलो शुरू करते हैं। ये सारा साबुन इसके मुंह में ठूस दो और तब तक खिलाती रहना जब तक साबुन ना खत्म नहीं हो जाता। बहुत बढ़िया जान, बहुत बढ़िया। उस लड़की ने साबुन लिया और फिर उसे उसके मुंह में ठूस दिया। पूरा का पूरा साबुन एक बार में उसके मुंह में उतार देना चाहती थी वो। साली, हमको साबुन खिलाने चली थी, अब खुद साबुन खा। इससे तो खुद बाहर से भी और अंदर से भी दोनों तरह से साफ हो जाएगी। इधर कुमारी के मुंह में साबुन जैसे ही जाना शुरू हुआ, उसकी सांसें फूलने लगी, उसकी आंखों में पानी बहना शुरू हो गया और उसके गले में दर्द हो रहा था। वो छटपटा रही थी और अपने हाथ पैर फेंके जा रही थी। फिर थोड़ी देर बाद जब उससे रहा नहीं गया तो उसने उस लड़की के पेट में एक जोरदार लात मार दी। वो लड़की जोर से चिल्लाई और उसकी लात खाने की वजह से वो नीचे जमीन पर गिर गई। उस आदमी ने कुमारी को धक्का दे दिया और फिर उस लड़की को देखने के लिए उसके पास जाकर खड़ा हो गया। बहुत जोर से लगी है फिरोज, बहुत दर्द हो रहा है मुझे, छोड़ना मत इसे तुम। उस लड़की ने कहा। उसे ऐसा लग रहा था कि कुमारी की सिर्फ एक लात की वजह से उसकी सारी अतड़ियां अंदर तक हिल चुकी थी और वो सब आपस में मुड़ चुकी थी।
वो जोर से दर्द के मारे कराह रही थी। खड़ी हो जाओ, लाओ मुझे अपना हाथ दो मुझे। फिरोज ने उस लड़की की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा और फिर उसे अपने पास लाकर खड़ा कर दिया। उसके बाद फिरोज ने गुस्से भरी नजरों से कुमारी को देखा। वो गुस्से में उसके पास आया और उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। हिलने की जरूरत नहीं है, एक बार तो हाथ लगा लिया है, लेकिन अब अगर हाथ लगाने की कोशिश की ना, बता रही हूं बस्ती में बहुत सारे दोस्त हैं, वो सब ना मार मार कर अधमरा कर देंगे तुम्हें, सैंडविच बना देंगे तुम्हारा। कुमारी पीछे की तरफ जाते हुए बोल रही थी। हालांकि ऐसा कोई नहीं था जो कि अभी आने वाला था, लेकिन उसे मालूम था कि अगर उसने खुद को इस वक्त नहीं बचाया तो शायद वो आदमी उसकी जान ले सकता था। अगर उसका तर्क वहां पर खड़ा नहीं होता तो वो कब की वहां से भाग चुकी होती। अच्छा, इससे पहले कि तेरे दोस्त आए ना, सबसे पहले तो मैं तेरे मुंह में ये साबुन ठूस दूंगा, उसके बाद मैं तेरे मुंह पर ना मुक्के मारूंगा, और जब तक मारूंगा जब तक उस साबुन तेरे ना शरीर के अंदर नहीं चला जाता है। फिरोज ने अपना बड़ा सा हाथ उठाया और फिर उसे कुमारी के सिर पर दे मारा। लकी, जल्दी इधर आओ, जल्दी। इतने में कुमारी ने लकी को आता हुआ देख लिया था। कुमारी को पीटने के लिए फिरोज आगे आ चुका था। वो जैसे ही उसे पीटने वाला था, इतने में लकी उसे बचाने के लिए बीच में आकर खड़ा हो गया। वो जानता था कि फिरोज से लड़ने की इस वक्त उसमें ताकत नहीं थी। वो पैसे देकर उसे मनाने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन फिरोज को उसके पैसे की जरूरत नहीं थी और उसके साथ जो हुआ वो लकी और कुमारी से उसका बदला लेना चाहता था। जैसे ही उसने कुमारी के ऊपर हमला करने की कोशिश की, उससे पहले ही लकी ने उसे लात मारकर नीचे गिरा दिया। इसके बाद फिर से फिरोज उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे आने लगा, तो इतने में लकी ने कहा, रुक जाओ, देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं तुमसे कोई लड़ाई नहीं करना चाहता, मुझे तुमसे बात करनी है। लकी फिरोज की आंखों में देखे जा रहा था। वो ये बात अच्छी तरह से समझ गया था कि वो लोग जितना ज्यादा लड़ते, उनकी सिचुएशन उतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाती। इसलिए लकी को बेहतर रास्ता यही नजर आ रहा था कि वो बात करे। अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें जो कहना है उसे मेरे घुटने में गिरकर और जूते चाट कर कहो, इधर फिरोज ने कहा और कहते ही वो फिर से लकी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगा। इस बार वो उसके ऊपर लाते चलाने वाला था। वो लकी को जितना जल्दी हो सकता था उतना जल्दी धाराशाही कर देना चाहता था। पलक झपकते ही उसकी पहली लात लकी के गाल के पास पहुंच गई और उसके बारे में सोचते ही वो मन ही मन हंस रहा था। उस लात को खाने के बाद लकी का चेहरा सूज जाने वाला था और दूसरी लात में तो उसके 2-4 दांत भी गिर जाने वाले थे। लेकिन अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि अचानक से उसकी छाती में किसी ने बहुत जोर से लात मार दी। उसे काफी दर्द सा महसूस होने लगा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी सांसें फूल रही थी और उसे अपने सीने में बहुत दर्द महसूस हो रहा था। इससे पहले कि वो लकी के गाल को छू पाता, वो पीछे की तरफ चला गया और उसने उसकी छाती पर एक जोर का घूंसा मार दिया। भले ही उसे जो दर्द महसूस हो रहा था वो बहुत ज्यादा था, लेकिन फिर भी वो लकी और कुमारी के सामने हारा हुआ दिखाई नहीं देना चाहता था। इसलिए वो फिर से लकी के ऊपर हमला करने की कोशिश करने वाला था, लेकिन इस कोशिश में वो सिर्फ अपने दांत चबा कर रह गया। इधर इससे पहले कि फिरोज लकी के ऊपर हमला कर पाता, खुद लकी ने उसकी छाती में अपनी कोहनी गढ़ा दी। उसे वैसे तो इस तरह से लड़ाई करना पसंद नहीं था, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं था कि वो लड़ नहीं सकता था। पिछली बार जब उसने हिमांशी को बचाया तो उसने अकेले भी काफी लोगों को मारा था और इतनी आसानी से फिरोज नाम की ये चिड़िया उसे हरा नहीं सकती थी। अब जाकर फिरोज को एहसास हो रहा था कि वो लकी को पीटना जितना आसान समझ रहा था, असल में वो उतना आसान नहीं था। शायद वो उससे भी भारी दुश्मन था जिससे वो काफी हल्के में ले रहा था। अब फिरोज को भी दिल ही दिल में लकी से थोड़ा डर लगना शुरू हो गया, लेकिन वो बिना हमला किए कैसे रह सकता था। अगर वो वहां से ऐसे ही चला जाता तो वो अपने साथ आई उस लड़की को क्या मुंह दिखाता। देख, अगर तू मुझे 1000 रुपए दे देगा ना तो मैं छोड़ दूंगा तुझे। फिरोज को अब अपने जान बचाने का कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था, लेकिन जब उसने लकी को यह ऑफर दिया तो लकी ने अपना हाथ ऊपर हवा में उठाया और अचानक से फिरोज को एहसास हुआ कि उसके बालों पर एक जोरदार तमाचा पड़ा था, जिसकी वजह से उसके सिर के सारे बाल हवा में उड़ गए। फिर जब फिरोज ने अपने सिर में हाथ फेरा तो उसके हाथ में एक ब्लेड का टुकड़ा आ गया।
उस टुकड़े को देखकर फिरोज की हालत खराब हो गई। अगर तुम यहां से नहीं गए ना तो ये ब्लेड का टुकड़ा ना तुम्हारी आंखों में मार दूंगा मैं, लकी ने कहा और अपनी जेब से एक दूसरा ब्लेड का टुकड़ा निकाल लिया। फिरोज की हालत अब खराब हो गई और वो लकी के सामने चुपचाप खड़ा हो गया। अब उसकी हिम्मत भी नहीं थी कि वो लकी को कुछ कर पाए। अब वहां से निकल जाने में ही वो अपनी भलाई समझ रहा था। उसने लकी की तरफ देखा और बोला, ठीक है मैं जा रहा हूं मैं। फिरोज ने अपनी साथ आई लड़की का हाथ पकड़ा और वहां से जाने लगा। अरे क्या बात है, तुम इस जैसे आदमी से इतना डर कैसे सकते हो? उस बदसूरत सी लड़की ने मुझे मारा और तुम हो कि उस चीज का बदला लिए यहां से जा रहे हो। ऐसे क्यों जा रहे हो? जाओ और दोनों को सबक सिखाओ। जब तक तुम दोनों की हालत खराब नहीं कर दोगे ना, मैं हिलने वाली नहीं हूं यहां से, उस लड़की ने कहा। दरअसल उसने लकी को ब्लेड का टुकड़ा चलाते हुए नहीं देखा था, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो लड़का यहां से जाने की बात क्यों कर रहा था। उसके लिए तो बात सिर्फ इतनी सी थी कि वो कुमारी की लात को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और ना ही करना चाहती थी। ठीक इसी वक्त अचानक से एक बार और शाय की आवाज आई और उस लड़की ने अपने चश्मे से एक और ब्लेड के टुकड़े को निकाल लिया। उसके चश्मे की एक तरफ की डंडी नीचे गिर गई और ब्लेड का टुकड़ा उसमें फंस गया। अब उस लड़की की हालत भी खराब हो गई और वो बुरी तरह से घबरा गई। पसीना उसके माथे पर चमक रहा था और इससे पहले कि फिरोज उसे अपने साथ खींच कर लेकर जाता, खुद उस लड़की ने ही फिरोज का हाथ पकड़ा और बोला, फिरोज यहाँ खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? चलो यहाँ से, चलो जल्दी। जैसे ही फिरोज और वो लड़की वहां से गायब हुए तो लकी पीछे की तरफ घूमा और उसने कुमारी की तरफ देखते हुए उससे पूछा कि उसे चोट तो नहीं लगी। लेकिन इसके जवाब में कुमारी सिर्फ उसकी शक्ल देखकर मुस्कुराई जा रही थी। लकी उसकी इस तरह की मुस्कान देखकर शर्मा गया। उसने उसकी आंखों में देखा और पूछा, अरे क्या हुआ, इतना क्यों मुस्कुरा रही हो? मुझसे क्या चाहती हो बताओ? मुझे मालूम नहीं था कि तुम लड़ाई में इतने परफेक्ट आदमी हो यार। तुमने तो मुझे इन सब के सामने पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुम मुझे पहले बता देते तो मैं जितना डरी हुई थी उतना तो नहीं डरती कम से कम, कुमारी ने कहा। वो अपनी तरफ से लकी को धन्यवाद दे रही थी। अरे तुमने मुझसे कभी इस बारे में पूछा ही नहीं तो मैं खुद कहां से बताता? हाँ, लकी ने कहा। जिस तरह से वो बात कर रही थी उससे लकी समझ गया कि उसे चोट तो नहीं लगी थी। उसका दिल बहुत खुश था और कुमारी का सवाल सुनते ही उसे हंसी आ गई। अच्छा, तो तुम अब इस बात का इल्जाम भी मेरे सिर पर डालोगे कि मैंने नहीं पूछा? तो अब चलो वो सारी बातें तुम खुद ही बता दो जो मैंने तुमसे नहीं पूछी, ताकि अगली बार ना मैं कोई पंगा लूं तो कम से कम मुझे मालूम तो रहे कि उसमें मेरी मदद कहां तक कर सकते हो और कहां तक नहीं कर सकते। कुमारी ने खुरदुरे लहजे में पूछा। अरे बाप रे, तुम तो बड़ा ही खतरनाक सवाल पूछ रही हो यार। ये सब तो ऐसी बातें हैं जो मैं किसी को बताता नहीं हूं, तो फिर मैं तुम्हें कैसे बता सकता हूं यार, लकी ने कहा। अच्छा, मैं क्या कुछ ज्यादा पूछ रही हूं या क्या बात है? तुम मुझे बताना नहीं चाहते? ठीक है मत बताओ, मैं भी तुम्हारी सैलरी काट लूंगी और पहले तो मैं आज के 200 रुपए काटूंगी। अब बोलो, बता रहे हो या नहीं बता रहे हो? कुमारी ने अपनी ही अंदाज में लकी को डराते हुए कहा। अच्छा बाबा, ठीक है बताता हूं, और बहुत सारी बातें तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं, लकी ने कहा। अब इसके अलावा उसके पास देने के लिए कोई जवाब नहीं था। वो देख पा रहा था कि कुमारी को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ी प्यारी थी और कोई भी उसके बारे में इस तरह से मुंह उठाकर कुछ नहीं बोल सकता था। लेकिन उसे यह भी डर लग रहा था कि इसे ऐसा कौन सा आदमी मिलने वाला था जो कि अपनी बेइज्जती करवा कर इसे खुश रख पाएगा। हाँ, पैसा का नाम आते ही दिमाग खुल गया ना। पैसा तो आदमी को नंगा तक करवा सकता है। चलो अब पहले ट्रक पर चलते हैं। अगर मुझे पैसे कमाने में कुछ और देर हुई ना तो मैं सारा नुकसान ना तुम्हारी तनख्वाह से काट लूंगी, कुमारी ने कहा। लकी ने भी अपना सिर हिला दिया। दोनों फिर अपना काम शुरू कर रहे थे और कुमारी ने पैसे बनाने चालू कर दिए। लगभग 3 दिन बाद लकी और कुमारी अपने ट्रक को नाहरगढ़ के पास लेकर आ गए। वहां पर इन दिनों काफी प्रोग्राम चल रहे थे और इसलिए वहां पर टूरिस्ट लोगों की काफी भीड़ रहती थी। कुमारी के हिसाब से ये पैसा कमाने का अच्छा मौका था। उसने और उसके जैसे बाकी ढेर सारे खाना बनाने वालों ने अपनी दुकान लगाने का लाइसेंस ले लिया था। वो लोग उन जगहों पर अपने ट्रक लेकर आए थे और एक चौराहे पर आकर रुक गए जहां पर सारे सैलानी आकर रुका करते थे। कुमारी का दिमाग उसे बिल्कुल सही दिशा में लेकर गया। उसने 8 बजे अपना काम शुरू किया और तब से उसके यहाँ पर लोग आने शुरू हो गए और लगभग 10 बजे के आसपास तो उसके ट्रक के आसपास भारी भीड़ जमा होनी शुरू हो गई।
अब जब लकी और कुमारी अपने अपने काम में लगे थे तो इधर थोड़ी दूरी पर एक मर्सिडीज गाड़ी आकर रुकी। उसमें से 2 लोग नीचे उतरे। उन्होंने टी शर्ट पहने थे। फिरोज, जिसे अभी थोड़ी दिन पहले ही लकी ने सबक सिखाया था, उन दोनों में से एक लड़का वो खुद था और वो ही सबसे पहले नीचे उतरा। फिरोज ने दरवाजा खोला और गाड़ी से बाहर आ गया। इसके अलावा उसमें 2 और लड़कियां निकल कर आईं। उनमें से एक का नाम शिरीन था। ये वही लड़की थी जो लकी की बिल्डिंग में घर लेने के लिए आई थी और जिसे रोहित ने परेशान करने की कोशिश की थी। आज शिरीन ने खाकी रंग का 1 पीस सूट पहना हुआ था और उसके ऊपर गुलाबी रंग के सैंडल्स थे। आज वो काफी सुंदर लग रही थी। जो दूसरी लड़की उसके साथ उतरी थी वो देखने में उससे 2 से 3 साल बड़ी थी। उसने हरी रंग की ड्रेस पहनी थी और उसके पैरों में सफेद रंग के जूते थे। उसके बाल कंधे तक आते थे। वो देखने में तो शिरीन से ज्यादा स्टाइलिश लग रही थी, लेकिन फिर भी उतनी सुंदर नहीं थी जितनी शिरीन थी। दीदी, ये नाहरगढ़ है। यहाँ से पहाड़ ना काफी सुंदर नजर आता है। जब मैं छोटी थी ना तो पापा मुझे यहाँ अक्सर घुमाने के लिए लेकर आते थे। आज यहाँ पर बहुत सारी परफॉर्मेंस होने वाली है। चलो आओ चल कर देखते हैं। शिरीन ने अपने साथ उस लड़की का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ अंदर ले जाते हुए बोली, हाँ चलो। उस हरे कपड़े वाली लड़की ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा। फिर उसने बताया कि फिरोज उसके लिए पहले ही टिकट ले चुका था और वो अंदर दाखिल हो गए। देख रही हो दीदी, कितनी सुंदर जगह है। यहाँ से सारा शहर नजर आता है। शिरीन ने दूर तक पसरे उस शहर को देखते हुए कहा, अरे वाह, यहाँ पर खुशबू बहुत अच्छी लग रही है। कोई शायद पकौड़े तल रहा है, शिरीन ने कहा और फिर उधर उधर देखने लगी। फिर उसकी नजर एक जगह पर टिक गई जहां पर ढेर सारे टूरिस्ट एक ट्रक के पास खड़े थे और उस ट्रक पर खड़े 2 लोग उनसे ऑर्डर पूछ रहे थे। उसमें से एक पकौड़ा तल रहा था और दूसरा सर्व कर रहा था। वो दोनों काफी दूर पर खड़े थे। उसके अलावा वहां पर ढेर सारे लोग भी थे, इसलिए वो ठीक से उन दोनों का चेहरा नहीं देख पा रही थी। अरे वाह, वहां पर तो पहले से बहुत भीड़ है। चलो मैं अभी लेकर आती हूँ कुछ, शिरीन ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा और फिर अपनी बहन के हाथों में हाथ डालते हुए बोली, दीदी चलो आगे देखते हैं। और वो दोनों लड़कियां उस दिशा में आगे बढ़ने लगी। इधर लकी वहां पर खड़े हुए कस्टमर्स को कोल्ड ड्रिंक सर्व कर रहा था और अपने आसपास खड़े लोगों को देखे जा रहा था। तभी अचानक से उसकी नजर किसी से टकराई और उसे लगा कि कुछ गलत हो रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या गलत हो रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या होता जब शिरीन और लकी इस हाल में एक दूसरे से टकरा जाते? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।